डेड फोर्स परमाणु। सारी दुनिया में जुर्म के शहंशाह तो बहुत हैं, लेकिन रानी एक ही है, मैं, यानी वंडर वुमेन। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसे जुर्म की यह रानी ना कर सके। तुम्हारे बारे में पूरी तरह जानकर ही मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है। मुझे मालूम है कि इंडिया में अगर कोई हमारा काम कर सकता है तो वह तुम हो। काम हमने तुम्हें बता दिया है और उसकी कीमत भी। अब बस तुम इसे तुरंत ही कर डालो। यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार जो भी होना है तरीके से होना है। इसलिए मुझे इस काम के लिए किसी मोहरे की तलाश है। मुझे देखना होगा कि मेरा वह मोहरा कौन होगा जो मेरे काम को करेगा। परमाणु, दिल्ली की आंख, दिल्ली का छत, दिल्ली का रक्षक। लेकिन आज परमाणु दिल्ली के आकाश पर नहीं, बल्कि उस शहर के आकाश पर बढ़ रहा है जिसका नाम है राजनगर। और राजनगर शहर है सुपर कमांडो ध्रुव का। वेलकम टू राजनगर। चंडिका उर्फ श्वेता का। हो गई, आखिर मेरी कड़ी मेहनत साकार हो गई। मैं यह यंत्र बनाने में सफल होगी गई, जिससे मैं भैया ध्रुव और उस जैसे अपराध से लड़ने वाले सुपर हीरोज की 24 घंटे हेल्प कर सकती हूँ। ट्रेसर नामक इस यंत्र में मैंने इंडिया के हर सुपर हीरो की कार्य प्रणाली नोट करके उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी बनाई है। और यह काम मैंने उस समय किया जब मैं सभी सुपर हीरोज के साथ महामानव नामक जलजले से टकराई थी। इस बारे में जानने के लिए पढ़ें जलजला। उस समय मुझे यह जानने की ज़रूरत हुई कि मैं अपने साइंस ज्ञान के बल पर सुपर हीरोज़ की मदद करूं। मैंने उसी समय कोशिश शुरू कर दी और मेरी कोशिश आज रंग ले आई है। जब भी कहीं कोई सुपर हीरो अपराध से लड़ने के लिए सक्रिय होगा, उसकी कार्यप्रणाली की सेट हुई फ्रीक्वेंसी के कारण उस ट्रेसर में उससे संबंधित बल्ब जलने लगेगा। उसके बाद अगर मुझे लगा कि किसी सुपर हीरो को मेरी यानी चंडिका की हेल्प की ज़रूरत है और मैं उस तक आसानी से पहुंच सकती हूं, तो मैं वहां पहुंचूंगी और अपने यंत्रों द्वारा उसकी हेल्प करूंगी। अरे, लू ट्रेसल ने तो सुपर हीरो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना भी शुरू कर दिया। और ये जिस सुपर हीरो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है उसका नाम है परमाणु। ग्रेट। लेकिन यह क्या, परमाणु को तो दिल्ली में होना चाहिए, जबकि ट्रेसर बता रहा है कि वह इस समय राजनगर में है, नारका जेल की तरफ बढ़ता हुआ। नारका जेल? परमाणु नारका जेल किस लिए जा रहा है? सुपर कमांडो द्वारा पकड़े गए विश्व के सबसे खुखार अपराधियों से भरी है नारका जेल। परमाणु इस जेल तक क्यों पहुंचना चाहता था, ये कारण परमाणु ही जानता था। और परमाणु की यह कार्य प्रणाली बता रही थी कि परमाणु नहीं चाहता था कि कोई उस कारण को जाने। जूम जूम। गार्ड्स की नज़रों से तो मैं छोटा होकर बच गया, लेकिन सामने राहदरी में से जो लेज़र बीम्स हैं वे अपने बीच से होकर गुजरने वाली मक्खी को भी भून डालती है। इसीलिए सामने के रास्ते में छोटा होकर नहीं, ट्रांसमिट होकर पार करूंगा। इस समय जेल के उस हिस्से में हूँ जहाँ सामने ही मौजूद है वह स्टोर रूम, जहाँ अपराधियों से सख्त सामान को रखा जाता है। और छोटा होकर मेरा ना इस स्टोर रूम में दाखिल होना मुश्किल है और ना अपने मतलब के सामान तक पहुँच जाना। मेरा एक काम तो हुआ, अब मुझे दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है, और वह काम है उस विशेष सेल को ढूंढना जिसमें मौजूद है आवाज़ को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला प्रोफेसर काले उर्फ ध्वनिराज। कौन है? तुम शायद मुझे पहचानते हो। मैं परमाणु हूँ और मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने आया हूँ। परमाणु? ध्रुव की तरह ही अपराधियों का दुश्मन परमाणु? तू मुझे जेल से छुड़ाने आया है? बकवास, एकदम बकवास। इन्हें देखोगे तो तुम्हें मेरी बात बकवास नहीं लगेगी। मेरा कॉस्ट्यूम, मेरी कैनन, सही पहचाना। इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो। आ इसे अब तुम कहीं नहीं ले जाओगे परमाणु, बल्कि इसी के साथ जेल की इस कोठरी को शेयर करोगे। राजनगर में घटने वाले अपराध की भनक सबसे पहले चंडिका को लगती है। चंडिका, तुम यहाँ? फिर चाहे वो अपराध कोई साधारण आदमी करे या वंडरमैन परमाणु। हाँ, मैं अपराध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ध्वनिराज जैसे साइंटिस्ट को जेल में नहीं देख सकता। मैं इसे जेल से ले जा रहा हूँ चंडिका, और तू मुझे रोक नहीं पाएगी। चाय! मैं भी तुझे रोकूंगी और जेल के वे सुरक्षाकर्मी भी जो मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुँचने वाला है। ओह, ये जेल प्रशासन को खबरदार करके आई है। परमाणु कुछ ही पलों में जेल का हर सुरक्षाकर्मी यहाँ होगा।
जल्दी से इस बिल्ली को वश में करो, वरना यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी इसके दिमाग को ठिकाने लगा था वो। अपने दिमाग की चिंता कर परमाणु, जो मेरी एक ठोकर से अंधेरे की दुनिया में खोने जा रहा है। बहुत खतरनाक बिल्ली है तू, तुझे वश में करना ही होगा। ओह, परमाणु रस्सी। मैं जानती थी परमाणु कि तुम अपने इस हथियार का वार करने से नहीं चूकोगे, इसीलिए उसका इंतजाम मैं इस स्पेशल कटर के रूप में करके लाई हूँ। इसके संपर्क में आते ही परमाणु कर निष्क्रिय होने शुरू हो जाते हैं और फिर उन्हें तोड़ना कच्चे धागों को तोड़ने के समान होता है। तेरा दिमाग ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे परमाणु छल्ले एकदम ठीक रहेंगे। धड़ाक नहीं, क्योंकि इन्हें बेकार करने के लिए मेरे पास ये स्टार मौजूद है। ओह, इसे काबू में करने के लिए कुछ और करना था होगा। ओह, चंडिका पर यह वार किसने कर दिया? मैंने। और इस बार के साथ ही मेरे कैनन की परीक्षा भी हो गई। हालांकि पता नहीं क्यों इससे निकलने वाले वार मुझे ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रहे, वरना इस लड़की के चीथड़े उड़ जाते। खैर, कुछ देर के लिए तो यह शांत हो ही गई है, और यह कुछ देर हमारे लिए बहुत होगी। भागो परमाणु, गार्ड्स किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। जेल की सुरक्षा कर्मियों को चंडिका के सिवा वहाँ कुछ न मिला। तुम ठीक तो हो चंडिका? हाँ, लेकिन प्रोफेसर काले उर्फ ध्वनिराज को फरार होने से नहीं रोक पाई। कैसे निकल गया वो यहाँ से? उड़कर। उड़कर? यस सर। वह देखिए, ओह माय गॉड, ध्वनिराज तो सचमुच उड़कर जा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ। मेरा ट्रेसर बता रहा है कि ध्वनिराज के साथ परमाणु भी उड़ रहा है। वही उसको उड़ाकर ले जा रहा है, लेकिन वह किसी को इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसने अपने साइज को बहुत छोटा कर रखा होगा। किसी को उसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अब तक मैं भी इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि ध्वनिराज को जेल से छुड़ाने का काम परमाणु ने किया है। जब तक यह बात श्योर ना हो जाए, तब तक किसी को परमाणु के विषय में बताना उस जैसे सुपर हीरो की बदनामी करनी होगी। मुझे अकेले ही कुछ करना होगा, क्योंकि ध्रुव भैया नागराज से मिलने महानगर गए हुए हैं और किसी दूसरे को मैं यह बात बता नहीं सकती। मेरा ट्रेसर बता रहा है कि परमाणु ध्वनिराज को लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए सारा पर्दाफाश करने के लिए मुझे भी तुरंत पहुंचना होगा दिल्ली। मैं दिल्ली आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ खोजना है परमाणु को, और उसके लिए मुझे अपना ट्रेसर देखना होगा। ओह आ! श्वेता अपना ध्यान ट्रेसर पर केंद्रित कर पाती उससे पहले ही उसे सुनाई दी चीखें और दिखाई दी भगदड़। भागो! एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में भगदड़ क्यों मच रही है? कौन है उधर? ध्वनिराज था वहाँ। अमेरिका जाने वाला यह कार्गो प्लेन अब मेरे साथ जाएगा। भाग जाओ इसे छोड़कर, नहीं तो तुम्हें अपनी जानें छोड़नी होगी। जान जाए या ना रहे, लेकिन यह कार्गो प्लेन तेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारे देश भारत की बहुत बदनामी होगी। वाह सच्चे हिंदुस्तानी, अपने देश की आन नहीं देख रहा, जान दे रहा है। ओह, जान तो ये देशभक्त दे रहा है ध्वनिराज, लेकिन तुम जैसे गद्दार में इतनी ताकत नहीं कि तू एक देशभक्त की जान ले पाए। चंडिका, तू तू यहाँ दिल्ली में? धाड़! दिल्ली तो क्या, तेरे जैसे शैतानों के पीछे तो मैं पाताल तक भी पहुंच सकती हूँ। ध्वनिराज इतनी तबाही मचा रहा है और परमाणु इसे रोकने नहीं आ रहा है। इसका एक ही मतलब है, इसे आज़ाद करवाने वाला परमाणु था, या जो भी था। उसने इसे यहाँ विनाश के लिए आज़ाद करवाया है। खैर, परमाणु नहीं तो क्या, मैं तो हूँ। मैं अकेले इसे रोकने में सक्षम हूँ या नहीं, आज यह साबित करने का यह मौका है। मैंने तुझे बिल्ली समझकर भूल की कि तू शेरनी है, लेकिन फिर भी तू मेरे सोनिक कैनन से नहीं बच सकती। तू तो हिरणे की तरह उछलती भी खूब है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी उछल कूद को अभी बंद किए देता हूँ। लेकिन यह काम मैं नहीं, बल्कि मेरी सोनिक कैनन से निकली ध्वनि के धक्के से आगे बढ़ी यह ट्रॉली करेगी। धड़ाका! तेजी से टकराई उस ट्रॉली ने चंडिका को कुछ पलों के लिए तीन दुनिया से बेखबर कर दिया। जी में तो आता है कि अपनी सोनिक कैनन का एक तूफानी वार करूं और तेरे नाजुक नाजुक जिस्म के चीथड़े उड़ा दूं, लेकिन इस समय मैं बेकार का खून खराबा नहीं करना चाहता। इसीलिए फिलहाल मैं तुझे इन सामानों में चूहिया की तरफ फंसा देता हूँ, ताकि तू मेरे पीछे ना आ सके। धड़ धड़!
सोनिक कैनन से निकली तरंगों ने वहां मौजूद भारी पेटियों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। और ठक ठका। अब ठीक है। अब अगर तू यहाँ से अपने आप निकलना चाहेगी तो तुझे कई घंटे लग जाएंगे, और इतने में तो मैं ना जाने इस प्लेन को लेकर कहाँ पहुँच जाऊँगा। धड़ाका। जितनी जल्दी तुझे प्लेन को ले जाने की है, उतनी ही जल्दी प्रलयंका को तुझे जेल ले जाने की है। प्रलयंका यानी मेरा मुकाबला एक और शेरनी से। धड़ाड़। प्रलयंका शेरनी नहीं, आंधी है जो अपराधियों की जड़ों को तहस नहस करती है। अपनी सोनिक कैनन के साथ तुरंत ही संभला ध्वनिराज, और ध्वनिराज ऐसा तूफान है जो तेरी जैसी आंधियों को भी तिनकों की तरह उड़ा कर ले जाता है। ये तूफान कुछ ही देर में दिल्ली की तिहाड़ जेल की कोठरी में ठहरा नजर आएगा ध्वनिराज। इसके लिए नारका जेल से पहले ही एक कोठरी सुरक्षित है प्रलयंका, इसे मैं वहीं ले जाऊंगी। तुम कौन हो? मुझे चंडिका कहते हैं, सुपर कमांडो की दोस्त। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम प्रलयंका हो, परमाणु की सहयोगी, लेकिन तुमको तो अक्सर परमाणु की मदद करते हुए ही देखा गया है। हाँ, लेकिन आज परमाणु जाने कहाँ चला गया, इसीलिए ध्वनिराज को रोकने के लिए मुझे ही आना पड़ा। मैं शायद तुम्हें बता सकती हूँ कि परमाणु कहाँ गया। पहले हम ध्वनिराज नाम की समस्या से निपट ले। पर यह समस्या बहुत गंभीर है लड़कियों। इससे निपटने की सोचोगी तो अपनी जिंदगियां निपटा बैठोगी। ध्वनिराज का सारा ध्यान इस समय प्रलयंका की तरफ है। मेरे पास इतना समय है कि मैं अपने इस डिवाइस को निकाल सकूं। अगर मैं इस डिवाइस को ध्वनिराज की सोनिक कैनन के मुहाने पर चिपकाने में सफल हो जाऊं तो इसकी कैनन को ठिकाने लगाया जा सकता है। हो गया। अब ध्वनिराज की कैनन चले तो पता चले कि क्या होगा। धूम। वही हुआ जो मैंने सोचा था। कैनन में भरी सोनिक तरंगे जब बाहर नहीं निकल पाई तो उन्होंने कैनन के ही पर खच्चे उड़ा दिए। अब अपनी सोनिक कैनन के बिना ध्वनिराज एक ऐसा गीदड़ है जो दो शेरनियों के बीच में फंसा है। ध्वनिराज गीदड़ नहीं है, शेर है, और ये है इसका सबूत। आई। दोनों को कई फुट दूर उछालकर ध्वनिराज उछलकर उस कार्गो प्लेन में जा बैठा। अब मुझे इस प्लेन को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा यह जैमर नामक डिवाइस रोक सकता है, जो इस प्लेन के इंजन को जाम कर देगा। ओह, प्लेन का इंजन तो सचमुच जाम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस प्लेन को ले जाने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है, मेरी सोनिक पावर। ओह नो। चंडिका जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई वही थी जो उसकी आंखें देख रही थी। ध्वनिराज तो प्लेन को उठाकर हवा में उड़ाता ले जा रहा है। उफ। दो और आंखें भी सच्चाई से दो चार हो रही थी। अब तक मैं बीच में इसलिए नहीं कूदी क्योंकि ध्वनिराज को रोककर प्रलयंका और चंडिका मेरा ही काम कर रही थी। लेकिन अब जब मैं ध्वनिराज को इस अनोखे तरीके से उस प्लेन को ले जाते देख रही हूँ तो अब मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि उस प्लेन में मौजूद है एक नया इतिहास रचने वाला एक ऐसा सामान जिसे मैंने हर हाल में अपने पार्टनर तक पहुंचाना है। वंडर वुमेन के हाथों में थमी यंत्र से निकली किरणें दूसरे ही क्षण प्लेन को लेकर हवा में लहराते ध्वनिराज को घेरती चली गई, और अगले ही क्षण ध्वनिराज और प्लेन उन किरणों के साथ ऐसे खिंचा चला गया जैसे डोर के साथ पतंग खिंचती है। जबकि इधर उफ, अगर मैं उड़ने में सक्षम होती तो ध्वनिराज को वह प्लेन लेकर कभी नहीं जाने देती। जो जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने आप को संभालो। लेकिन उस कार्गो प्लेन में आखिर ऐसा था क्या जिसे ले जाने के लिए ध्वनिराज इतना मारा जा रहा था? कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा ना होता तो परमाणु उसे ले जाने के लिए ध्वनिराज को नारका जेल से न छुड़ाता। परमाणु ने ध्वनिराज को नारका जेल से छुड़ाया? क्या मतलब? यह बात मैंने अब से पहले किसी को नहीं बताई प्रलयंका, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। चंडिका ने बताया तो अविश्वास से लगभग चीख ही पड़ी प्रलयंका। नहीं, ये नहीं हो सकता। परमाणु एक अपराधी का साथ देने जैसा घिनौना कृत्य कभी नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है चंडिका। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन क्या मेरा एक सवाल का जवाब दे सकती हो? दिल्ली में ध्वनिराज ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, लेकिन परमाणु अभी तक नहीं आया। क्यों? बता सकती हो कहाँ है वह? निश्चय ही परमाणु के यहाँ ना आने का मतलब इससे भी ज़्यादा जरूरी काम में फंसना होगा। वैसे परमाणु इस समय कहाँ है मेरे लिए यह बताना मुश्किल है। 1 मिनट। शायद
मेरे लिए यह जानना मुश्किल नहीं कि परमाणु इस समय कहाँ है। मैं अपने ट्रेसर से अभी उसकी स्थिति के बारे में जान लेती हूँ। ओह नो, मेरे ख्याल ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्वनिराज से लड़ाई के दौरान ट्रेसर में कोई खराबी आ गई लगती है। मुझे इसे ठीक करने में समय लगेगा, और फिलहाल समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है यह जानना कि आखिर उस प्लेन में था क्या। उन 400 लोगों की लाशें जो अलग अलग देशों में परमाणु विस्फोटों या अन्य किसी परमाणु रिएक्शन में मारे गए हैं। इस प्लेन में रेडियो एक्टिव 400 लाशें हैं, और उन्हें हिंदुस्तान के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा है। ये बात तुम कैसे जानते हो, और तुम उन लाशों को हासिल करके क्या करना चाहते हो? बोलो ध्वनिराज, बोलो। यूं तो ध्वनिराज को बुलाने के लिए विश्व की कोई भी ताकत मजबूर नहीं कर सकती, वंडर वुमेन। लेकिन जब तुम इतना सब कुछ जानने के लिए मरी जा रही हो, तो सुनो। ध्वनिराज जो सूचना चाहता है वो हवा में मौजूद फ्रीक्वेंसियों को पकड़कर चुटकियों में हासिल कर लेता है। 400 रेडियो एक्टिव लाशें भारत के रास्ते अमेरिका भेजी जा रही है। ये बात भी मैंने वहाँ से जानी, और फिर उसे उड़ाने के लिए नारका जेल को ब्रेक करके बाहर आ गया। मैं जानता हूँ अमेरिकी सरकार इन रेडियो एक्टिव लाशों को ऐसे ही नहीं मंगवा रही। निश्चय ही इसके पीछे उनका मकसद कुछ और ही है। इसीलिए मैंने इस लाशों को उड़ाया, ताकि मैं इन लाशों के बदले अमेरिकी सरकार से करोड़ों डॉलर का सौदा कर सकूं। लेकिन अगर तुमने बीच में अपनी टांग न अड़ाई होती तो मैंने ऐसा कर भी लिया होता। बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये लाशें सही सलामत अमेरिका पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई है। इसीलिए रेडियो एक्टिव लाशों से भरा कार्गो प्लेन हर समय मेरी नज़र में था। और ये जानकर तो तुम्हें और भी ज़्यादा हैरानी होगी ध्वनिराज, कि ये लाशें असल में अमेरिकी सरकार के पास नहीं, बल्कि मेरे उस आका के पास पहुंचने वाली थी, जो इन लाशों के बल पर सारी दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा है। ओह, इसका मतलब अमेरिकी सरकार से इन लाशों का सौदा करके दौलतमंद बनने का सपना मैं बेकार ही देख रहा था, जबकि असली सौदा तो मुझे तुम्हारे उस आका से करना था, जो अमेरिका सरकार के नाम पर उन लाशों को अपने इस्तेमाल के लिए मंगवा रहा है। क्या नाम बताया तुमने उसका? ध्वनिराज, इस तरह मुझे बातों में उलझाकर तुम मुझसे मेरे उस आका का नाम नहीं उगलवा पाओगे। उसके बारे में जानने का तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, हमारे साथ काम करो। इस तरह तुम्हारी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड में तो होगी ही, साथ ही तुम्हें इतना पैसा भी मिलेगा जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। दौलत का ढेर लग जाएगा तुम्हारे कदमों पे। अगर मेरे आगे दौलत का ढेर लग जाए तो मैं अपने ध्वनि से लाशों के ढेर लगा सकता हूँ। लगाने तो तुम्हें लाशों के ढेर ही हैं ध्वनिराज, लेकिन उस तरीके से जैसा मैं चाहूँ। मतलब, ये लाशें इंसान पर परमाणु विकिरणों के प्रभाव की जांच करने की आड़ में इसलिए अमेरिका भेजी जा रही है, ताकि इनकी मदद से एक एटम आर्मी नामक एक ऐसी फौज तैयार की जा सके जिस पर भविष्य में होने वाले परमाणु युद्ध का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी परमाणु विकिरण से युक्त ये लाशें जब एटम आर्मी के रूप में जिंदा होंगी तो ये सारी दुनिया में तहलका मचा देंगी। लेकिन एटम आर्मी बनने वाले ये 400 सदस्य सारी दुनिया में अपना परचम फैलाने के लिए काफ़ी समय लेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि अगर तुम मुझे ऐसी 4000 लाशें मुहैया करा दो तो एटम आर्मी की संख्या को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रेडियो एक्टिव 4000 लाशें मैं लाऊंगा कहाँ से? वे मुझे कहाँ मिलेंगी? उन लाशों को ढूंढना ही नहीं ध्वनिराज, बल्कि बनाना है। और यह काम तुम अपनी सोनिक कैनन की मदद से चुटकियों में कर सकते हो। बस तुम्हें मेरे बनाए इस यंत्र को अपने सोनिक कैनन में फिट करना होगा। यह सुपर एटॉमिक यंत्र, जिससे निकलने वाली परमाणु विकिरणें तुम्हारी सोनिक कैनन की तरंगों पर सवार होकर उन लाशों का निर्माण कर देंगी जो हमें चाहिए। क्या सोच रहे हो ध्वनिराज? ये ऑफर देकर मैं तुम्हें आने वाले समय की दुनिया का शहंशाह बनाने वाले अपने आका का विश्वास पात्र बनने का मौका तो दे ही रही हूँ, साथ ही बेशुमार दौलत कमाने का अवसर भी दे रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। गुड। मैं अपने आका को तुरंत ही यह खुशखबरी देती हूँ और तुम्हारी उनसे मुलाकात करने का इंतजाम भी कराती हूँ। दो विनाशक एक हो गए थे, जबकि यहाँ एक रक्षक को ढूंढने की तैयारी चल रही थी। अभी भी मान जाओ प्रलयंका कि ये सब परमाणु का किया धरा है। परमाणु इसी शहर में है, लेकिन ध्वनिराज से सांठगांठ होने के कारण वह सामने नहीं आ रहा। सॉरी चंडिका, परमाणु गलत है।
ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर भी तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं पता करती हूँ कि परमाणु इस समय कहाँ है। तुम रक्षा मंत्रालय जाकर यह पता करने की कोशिश करो कि उस प्लेन में क्या था जिसे ध्वनिराज ले गया। मैं परमाणु का पता करके जल्द ही तुमसे मिलती हूँ। परमाणु से जुड़े हर रहस्य को जानने के लिए मुझे मिलना होगा प्रोबॉट से। कुछ समय के लिए परमाणु से संबंध विच्छेद हो गया था, इसीलिए मैं उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता प्रलयंका। लेकिन इस समय परमाणु से मेरा संबंध बना हुआ है। मैंने दिल्ली में घटी उस घटना की सूचना उसे दे दी है। उसने कहा है कि अब ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। थैंक यू प्रोबोट। तुमसे यह खबर सुनकर मेरे दिल से भारी बोझ हट गया। मुझे यह बात तुरंत ही चंडिका को बतानी होगी। चंडिका श्वेता के रूप में अपने हिस्से का काम करने में जुटी हुई थी। जल्दी ही। उफ, बड़ी मुश्किल से मैं रक्षा मंत्रालय से यह पता कर पाई हूँ कि उस प्लेन में रेडियो एक्टिव युक्त वे 400 लाशें थीं, जिन्हें अधिकृत रूप से हांगकांग से भारत के रास्ते परीक्षण के लिए अमेरिका भेजा जाना था। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने हमारे देश पर जो व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था, उसे हटाने के लिए उन लाशों का सही सलामत अमेरिका पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन परमाणु ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुम्हारा यह शक बेबुनियाद है चंडिका। मैंने पता कर लिया है कि परमाणु इस समय शहर से बाहर है। वह जल्द ही लौटने वाला है। उसके आते ही सारी बातें साफ हो जाएंगी। इसीलिए फिलहाल हमें यह सोचना है कि ध्वनिराज उन 400 लाशों के साथ कहाँ होगा। चंडिका और प्रलयंका को रेडियो एक्टिव 400 लाशों की चिंता थी, जबकि ध्वनिराज उन लाशों की चिंता से मुक्त हो चुका था। अब तो उसे उन 4000 नई लाशों की चिंता थी, जिन्हें बनाने के लिए वह यहाँ मौजूद था। सुपर एटॉमिक यंत्र से निकलने वाली परमाणु तिरंगों से लैस ये सोनिक बूम तुम्हें तड़पाएंगी और जल्द ही तुम्हारे शरीरों से तुम्हारे प्राणों को खींचकर तुम्हें एटॉमी आर्मी का एक हिस्सा बना देंगी। उफ! अगर तू अपनी सोनिक बूम को दोबारा बनाने की कुव्वत रखता है ध्वनिराज, तो हम भी उसे दोबारा खत्म करने का हौसला रखती हैं। उफ! तुम दोनों बिल्लियां फिर से मेरा रास्ता काटने आ गई। अगर हम बिल्लियां हैं तो चूहा तू है। उफ! तेरा यह डिवाइस एक बार मेरी कैनन को नुकसान पहुंचा चुका है चंडिका। अब ऐसा नहीं कर पाएगा। ये सोनिक बूम तेरा हसर तेरे डिवाइस से भी ज़्यादा बुरा करेंगी। अरे अरे, ये सोनिक बूम तो विपरीत दिशा में मुड़ गई। किसने मोड़ा इसे? मैंने। इस गन की मदद से, जो ध्वनि में मौजूद हानि पहुंचाने वाले प्रदूषण को अपनी तरफ खींचकर उसे साधारण ध्वनि बना देते हैं। रोबोट ने ध्वनिराज की घातक ध्वनि से बचाव का यह तरीका और यह यंत्र दिया है। ओह! मैं उसे तोड़ देता हूँ। धाए! आह! अब टूटेंगी तेरी हड्डियां। बचो प्रलयंका। तुम तो कह रही थी कि इस बार शहर में होने वाली हर घटना की खबर लेने परमाणु जरूर पहुंचेगा, लेकिन अभी तक तो उसकी परछाई भी नहीं दिखी। अब तो तुम्हें मान ही लेना चाहिए कि इन सारी वारदातों के पीछे परमाणु का ही हाथ है। हाई पावर सोनिक बूम में तुम्हारे शरीर को निशाना बना ही लिया। अब निशाना बनेंगे तुम्हारे इन शरीरों में मौजूद प्राण। ध्वनिराज के कंठ से उबलते ठहाके बता रहे थे कि प्रलयंका और चंडिका की जानें ठीक उसके निशाने पर थी। लेकिन फिर भी निशाना चूक गया। धाड़! परमाणु आ गया है ध्वनिराज। ये तेरे खेल का आखिरी क्षण है। परमाणु आ गया। देखो चंडिका, परमाणु आ गया। तुम्हारे हर शक की बुनियादों को और ध्वनिराज की हड्डी पसलियों को तोड़ने। चीख ध्वनिराज, चीख, ताकि तेरे चीखों से पता चल सके पूरे दिल्ली वासियों को कि तेरा सामना परमाणु से हो रहा है। ध्वनिराज तुरंत ही संभला। हाँ, अगर दिल्ली वासियों को चीखें सुनने का ही शौक है परमाणु, तो उन्हें चीख सुनाई देंगी, लेकिन वो चीखें तेरी हलक से उबलेंगी, इन अल्ट्रासोनिक तरंगों की बदौलत। ध्वनिराज की कैनन से निकले अल्ट्रासोनिक वार ने सचमुच परमाणु को चीखने के लिए मजबूर कर दिया। परमाणु ध्वनिराज के भीषण अल्ट्रासोनिक वार से घिरा हुआ है। अब उसे बचाना होगा। परमाणु को नहीं, अपने को बचाने की सोचो। ध्वनिराज की कैनन से निकले अल्ट्रासोनिक वार ने सचमुच परमाणु को चीखने के लिए मजबूर कर दिया। और सोचो अपनी जिंदगियों को बचाने की। कानों के पर्दे को फाड़ देने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों ने प्रलयंका और चंडिका के मस्तिष्कों को भी झकझोरना शुरू कर दिया। ये तीनों तुम्हें ध्वनिराज के कहर से बचाने आए थे दिल्ली वालों। देखो इनका हश्र, और देखो ध्वनिराज के हाथों इनकी लाशों के उड़ते हुए चीथड़े। फटाक!
इस घर को अब तुम सदा याद रखोगे, क्योंकि यही घर परमाणु प्रलयंका और चंडिका की समाधि बनने जा रहा है। ध्वनिराज के कंठ से निकले शब्द और उसकी कैनन से भारी मात्रा में निकली भीषण तरंगे इस बात का प्रमाण थी कि ध्वनिराज ने अपना सबसे ज्यादा भीषण वार किया था। परिणाम था वह गगन भेदी धमाका, बूम, जिसने उस जगह के जर्रे जर्रे के चीथड़े उड़ा दिए थे। एक पल बाद ही मलबे के बड़े ढेर के सिवा वहां कुछ न था। अब कोई खोजी कुत्ते लेकर ढूंढे या दूरबीन लेकर इस मलबे में उसे परमाणु प्रलयंका और चंडिका के शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। सूरमे की तरह पीस कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया है मेरे वार ने। अब मुझे शहर की भीड़ को परमाणु धर्मिता भरी लाशें बनाने में कोई ही नहीं रोक सकता। पागल सा हो चुका ध्वनिराज अपनी कैनन की तरंगों को चारों तरफ फैलाने लगा। तेजी से अपने शिकार ढूंढने लगी वे तरंगे, और दिल्ली जैसे शहर में भरा उन तरंगों की शिकारों की क्या कमी थी। उफ, जल्दी ही कमाल कमाल कर दिया तुमने ध्वनिराज। रिकॉर्ड समय में तुमने न सिर्फ 4000 लोगों की रेडियो एक्टिव लाशों में बदल दिया, बल्कि परमाणु प्रलयंका और क्या नाम था उसका, हाँ, चंडिका, उसको भी धूल में मिला दिया। मार्वलस ध्वनिराज, मार्वलस। ध्वनिराज का पेट खाली बधाइयों से नहीं भरने वाला। उसे तो दौलत के ढेर के और अपने उस आका के दर्शन कराओ जो दुनिया के अंडरवर्ल्ड के आकाश पर मुझे ध्रुव तारे की तरह चमकाएगा। जितना तुम हमें देखने को उतावले हो ध्वनिराज, उससे ज़्यादा हम तुम्हें देखने के लिए उतावले हैं, क्योंकि तुमने साबित कर दिखाया है कि एक तुम ही हो जिसके बल पर हम एटम आर्मी बनाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप तो वो जॉर्ज बिल हैं जिन्हें हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च पद से हटाया गया है। ठीक पहचाना, हम वही बिल जॉर्ज हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार और जनता ने हमें हमारे पद से हटाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के सर्वोच्च पद पर रहने के कारण हमें दुनिया पर राज करने की आदत पड़ गई थी। पद से हटने के बाद भी जब हमारी राज करने की आदत ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो हमने सदा के लिए दुनिया पर राज करने का इरादा बना लिया, और इसके लिए एक योजना बनाई, एटम आर्मी बनाने की। और एटम आर्मी बनाने के लिए हमें रेडियो एक्टिव 400 लाशें चाहिए थी। असल में वो लाशें हम तक पहुंचनी थी, और इस काम में कोई अड़चन ना आए, इसका जिम्मा हमने वंडर वुमेन को सौंपा था। लेकिन वंडर वुमेन ने तुम्हें खोज कर दिखा दिया कि वह एटम आर्मी बनाकर दुनिया पर हमारे साथ राज करने के लिए हमसे भी ज़्यादा उतावली है। अब तुम दोनों का उतावलापन अभी ठंडा हो जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं असल में ध्वनिराज नहीं, परमाणु हूँ। परमाणु? एक पल के लिए सभी के मुंह से एक ही शब्द निकला, और फिर निकली चीखें, धड़ाक। हाँ, परमाणु। मुझे यह पता चल चुका था कि जो रेडियो एक्टिव 416 से हांगकांग से अमेरिका भेजी जा रही हैं, उन्हें असल में परीक्षण के लिए नहीं, किसी और ही मकसद के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी यह नहीं जान पाया कि उन लाशों को मंगाने के पीछे किसका हाथ है। और साथ ही मुझे पता चला कि किसी भी आधिकारिक तरीके से उन लाशों को रोकने का अर्थ होगा अमेरिका से सुधरते संबंधों को और अधिक बिगाड़ना। मामला सारी पृथ्वी और मानवता की रक्षा का था, और समस्या बहुत टेढ़ी थी। इसीलिए मैंने तुम्हें सामने लाने और लाशों को भारत में ही रोकने का एक योजना बनाया। उस योजना के तहत मैंने नारका जेल से ध्वनिराज के फरार होने का ड्रामा रचा। असल में ध्वनिराज जेल से फरार हुआ ही नहीं था, वह तो अभी अभी जेल में ही है। हाँ, उसके साजो सामान को पहनकर मैं ध्वनिराज जरूर बन गया और एयरपोर्ट पर लाशों को उड़ाने जा पहुंचा। इस तरह तुम मुझे रोकने सामने आई, लेकिन तुम्हारे सामने के आने के बाद भी मैंने यह ड्रामा इसलिए लंबा खींचा क्योंकि मैं तुम्हारे इस आका को भी सामने लाना चाहता था। तो फिर वह परमाणु कौन था जिसे तुमने प्रलयंका और चंडिका के साथ मार डाला? वो परमाणु नहीं, बल्कि मेरे रूप में प्रोबॉट था। उसे इसलिए सामने लाना पड़ा क्योंकि प्रलयंका और चंडिका मुझ पर शक करने लगी थी। वैसे उसके साथ ही तुम्हें यह भी बता दूं कि वे तीनों सही सलामत हैं, और अब तक प्रोबॉट प्रलयंका और चंडिका को सारी 27 से अवगत करा चुका होगा। हाँ, और वो 4000 लाशें जिसे तुमने ध्वनिराज के रूप में मार डाला, अफसोस इनमें से एक भी लाश नहीं है। ये सभी सेना के वे प्रशिक्षित कमांडो हैं जो मेरे कहने पर यहाँ लाश बनकर पहुँचे हैं। अब तक तो उन्होंने तुम्हारे अड्डे को अपने कब्जे में करना शुरू भी कर दिया होगा, और इसी के साथ तुम्हारा और दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद पोर्स जॉर्ज बिल का खेल खत्म। अभी नहीं परमाणु,
खेल तो अब शुरू होगा इस एटम सोल्जर के साथ। उफ! जिस एटम आर्मी को बनाकर हम सारी दुनिया पर राज करने की सोच रहे हैं, ये एटम सोल्जर उसका एक नमूना है। जरा परख के तो देख परमाणु इस नमूने को। धाड़! उफ! एटम सोल्जर का यह नमूना जैसा भी है बहुत ताकतवर और खतरनाक। इसे तुरंत ही बेबस करना होगा। ओह नो! ये क्या हो रहा है? मेरी परमाणु रस्सियां इसके शरीर पर लिपटने की जगह उसके शरीर में जब्त होती जा रही हैं। ओह! मेरी परमाणु सुरक्षित सोखने के साथ ही एटम सोल्जर के शरीर का आकार ही बढ़ रहा है और उसकी ताकत भी। ओह! उफ! इसे परमाणु छल्लों से ब्लास्ट करना होगा। ओह नहीं! परमाणु छल्ले के जवाब में उसके शरीर से भी एटॉमिक रेडिएशन निकल रहा है, इसीलिए परमाणु छल्ले उसके शरीर पर तक पहुंचने से पहले ही फूट रहे हैं। मुझे परमाणु छल्लों का इस्तेमाल बंद करना होगा। उनसे भी एटम सोल्जर को एनर्जी भी मिल रही है। यही तो खूबी है एटम सोल्जर में कि एटम रिएक्शन में भी ये ना सिर्फ अपने आप को खड़े रख सकते हैं, बल्कि उस रिएक्शन से एनर्जी पाकर अपनी ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। यानी भविष्य में होने वाले परमाणु युद्ध के लिए ये सोल्जर एकदम फिट हैं। इन्हें तो बस कंट्रोल करते रहो और इनकी मदद से किसी का भी तख्ता पलटवा दो, और मैं ऐसा ही करूँगा अगर खुद को जेल बचाने से बचा सके तो। उफ! ये दोनों भी यहाँ आ गई। आने दो, आने दो। इनकी मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। एटम सोल्जर परमाणु के साथ साथ इन्हें भी मसल डालेगा। उफ! परमाणु ये बला है क्या? ये एटम सोल्जर विज्ञान के पल पर जिंदा हुई एक ऐसी लाश जो एटम रिएक्शन से न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि उसकी एनर्जी भी पाती है। उफ! और इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है चंडिका पर प्लैंका, इसलिए इनसे ज़रा बच कर रहना। माना इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं, लेकिन कठिन तो है ना, और कठिन काम को आसान बनाने में चंडिका को बड़ा मजा आता है। तुम और परमाणु सोल्जर से भिड़े रहो। जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। परमाणु और प्रलयंका को एटम सोल्जर से भिड़ता छोड़कर चंडिका जॉर्ज बिल से जा भिड़ी। हाँ, हमें कमज़ोर समझकर हमारी तरफ बढ़ने की जो तूने भूल की है लड़की, तुझे उस पर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। कमाल है, तुझे पिटने का बहुत शौक लगता है। हम तुझे इतना पीट रहे हैं लेकिन तुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ले एक और जोरदार वार चकचा। अब हम तुझे अपने पास आने का मौका नहीं देंगे। अब मुझे तेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। गेंडे, तेरे पास आकर और तुझसे पिटाई खाकर मैंने जो काम करना था वो तो हो गया, और तेरे ही एटम सोल्जर का तुझ पर पड़ा यह जोरदार वार इसका सबूत है। आओ! यह कैसे हुआ? मैंने इसकी प्रोग्रामिंग बदल दी है। मैं बार बार तेरे पास जाकर तुझसे पिटाई खाने के चक्कर में इसकी प्रोग्रामिंग ही तो बदल रही थी। बहुत खूब चंडिका, इसी के साथ हम जीत गए, क्योंकि अब एटम सोल्जर भी हमारे हाथ में है और बाजी भी। क्यों वंडर वुमेन? सही कहा, लेकिन वंडर वुमेन तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकती। ओह! जिसे हम वंडर वुमेन समझ रहे थे वो असल में उसका क्लोन था। खैर, वंडर वुमेन के हमारे हाथ में ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एटम आर्मी बनाने वाला उनका यह आका हमारे कब्जे में है। और फिर जल्द ही तुम्हारे नायाब दिमाग ने सारे विश्व को एटम आर्मी नामक एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया परमाणु, और इसमें तुम्हारा और प्रलयंका का योगदान भी कम नहीं है चंडिका। वैसे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई परमाणु, जब तुम ध्वनिराज को लेकर नारका जेल से निकले ही नहीं तो वह कहाँ है? नारका जेल में ही, इस गटर में। क्योंकि सभी ने इसके रूप में मुझे जेल से फरार होते देखा था, इसीलिए कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने उसे इस गटर में बांध कर डाल दिया है। अपराधियों को कोठरी में बंद करने की सज़ा तो सुनी थी, ये गटर में कब से बंद करने लगे? बेचारा प्रोफेसर काले उर्फ ध्वनिराज समाप्त।